नमस्कार, आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र। मैं हूं हर्षदा सावंत। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में लगातार चौथे दिन तेजी, निफ्टी 10,400 के पार निकला। निफ्टी बैंक में अच्छी मजबूती। बजाज फाइनेंस 2,900 के आगे बढ़ा तो दिग्गज एल&टी, टाइटन, हिंडाल्को ने दिया मार्केट को और जोश। बेहतर मॉनसून और रूरल इकोनॉमी में सुधार से एफएमसीजी ने भरा जोश। एचयूएल बाजार का बादशाह बना, करीब 3% की तेजी के साथ नेस्ले बना निफ्टी का नवाब। और फार्मा शेयरों में खरीदारी का जोर जारी। निफ्टी फार्मा इंडेक्स लगातार तीसरे दिन बढ़त पर कर रहा है कारोबार। जैकपॉट शेयर स्पार्क 8% से ज्यादा दौड़ा, 52 हफ्तों की ऊंचाई पर पहुंचा ऑरबिंदो फार्मा। और सरकारी बैंकों में लगातार चौथे दिन तेजी का चौका। 2 हफ्ते में करीब 11% भागा इंडेक्स। इंडियन बैंक आज 9% तो यूनियन बैंक में 7% की तेजी आज आएंगे दोनों ही सरकारी बैंकों के नतीजे। और पीएम केयर फंड से 50,000 वेंटिलेटर्स दिए जाएंगे। 2,000 करोड़ का आवंटन हुआ घोषित। सरकारी कंपनी बीईएल करेगी 30,000 वेंटिलेटर सप्लाई। और नए खिलाड़ियों का दिखा दमदार प्रदर्शन। नीरज ने पेश किया जोडियाक क्लोथिंग 14% ऊपर, तो हेमंत ने सामने रखा जय भारत मारुति का स्टॉक आज 9% से ज्यादा भागा। मार्केट के एक्शन पर नजर रखिए, जहां पर हम देख रहे हैं जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली है। एक्सपायरी वाला हफ्ता आज सुबह लगा था कि हम थोड़े से लड़खड़ाएंगे क्योंकि विदेशी बाजारों में उठापटक देखने को मिली थी, लेकिन जैसे ही डाउ फ्यूचर्स ने रिकवरी दिखाई, हमने भी एक मजबूत शुरुआत दिखाई और शुरुआती थोड़े से डिप के बाद फिर मार्केट ने अपनी चाल को सुधारा है। और इस समय आप गौर करेंगे तो 10,400 के आगे इस समय निफ्टी बढ़ पाया है। और आज के सत्र में एक बार फिर ब्रॉडर मार्केट की तरफ से आप देखिएगा पार्टिसिपेशन, यानी कि छोटे मझौले शेयरों की ओर से भी इक्वल खरीदारी देखने को मिल रही है। 10,400 के आगे जो निफ्टी निकला है ये एक अच्छा संकेत है। दूसरी तरफ निफ्टी बैंक पर भी नजर रखिए क्योंकि यहाँ पर भी 200 पॉइंट से ज्यादा का उछाल दर्ज हो चुका है। और सरकारी बैंकों में आज दरअसल ज्यादा जोश दर्ज हो रहा है, चाहे वो आपके इंडियन यूनियन बैंक जैसे शेयर हो या फिर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वहीं कैपिटल गुड्स, पावर, एफएमसीजी शेयरों में हमने देखा है तगड़ी खरीदारी देखने को मिली है। मिड कैप स्टॉक्स में भी आज आउट परफॉर्मेंस दर्ज हुआ है। यहाँ पर सरकारी शेयर, बीएल, भेल जैसे काउंटर्स, इन सब में तेजी देखने को मिली है। तो ऑटो एंसिलरी कंपनियां, फार्मा स्टॉक्स में अच्छी खासी चमक बनी हुई है। और चमक की बात करें तो मेटल्स को भूल नहीं सकते क्योंकि हम देख रहे हैं ग्लोबली मेटल के दाम फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और उसका फायदा भी इस समय दिखाई दे रहा है साफ मेटल इंडाइसेस में जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो ओवरऑल मूड अच्छी खासी तेजी का है। इस समय फिर एक चेक ले लेते हैं इस तेजी में फिर और कितना दम बाकी है और क्या हम 10,500 के पार इस वीकली एक्सपायरी की तैयारी करना शुरू कर दे। इसकी बात हमने कल से ही करना शुरू की थी, लेकिन बहुत तगड़ा मोमेंटम बाजार में अब फिर देखने को मिल रहा है। काबा साहब को जोड़ लेते हैं। प्रकाश दा, गुड आफ्टरनून। बताइए, निफ्टी में 10,500 एक्सपायरी के दिन हासिल हो पाएगा? पॉसिबल है। गुड आफ्टरनून टू यू। क्योंकि मुझे लगता था कि शायद यहाँ पर रेसिस्टेंस है। कल भी हमने एक बात की थी, हमारा जो टारगेट था 10,367 वो अचीव हो गया कल और आज भी अचीव हो चुका। इसके बाद जो नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट था 10,438, रही बात 500 की, ज्यादा दूर नहीं। पॉसिबल है कि अच्छा चला जाए, लेकिन लगता है कि 10,438 तो जरूर चला जाएगा, वो अब भी चला जाएगा इन मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स। उसके बाद अब भी कहीं पर भी वीकनेस नजर नहीं आती है। कल का एक जो मूव था शायद एक पॉज कह सकते हैं, अप मूव कंटिन्यू होगा, शायद 500 भी देखने को मिलेगा। ओके, तो 10,500 की तैयारी डेफिनेटली है, लेकिन किन स्टॉक्स के जरिए ट्रेड करेंगे आप? मैं बर्जर पेंट्स मुझे अच्छा लगता है। बर्जर पेंट में बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। पॉसिबल है कि यहाँ एक अप मूव मिले। टारगेट ऑन द अपसाइड कुछ 530 के होंगे, स्टॉक होगा 510 का। और दूसरा है फोर्टिस में मुझे तेजी नजर आती है डेफिनेटली। इसका जो टारगेट है अचीव हो चुका, क्योंकि मैंने
तो जब दिया था तब बहुत नीचे था। एनीवे अब भी मौका है लेने के लिए। 135 मॉडिफाई कर देता हूं टारगेट और स्टॉप लॉस भी बढ़ा लेता हूं 126 का, तो फोर्टिस का टारगेट अचीव हो गया, लेकिन अब भी मौका है। ओके, तो ठीक है, 135 ₹5 और टारगेट बढ़ाया गया है फोर्टिस में, वो अपडेट करके आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे। और बर्जर पेंट्स आज नंबर से पहले यहाँ पर जोश बना हुआ है। कमेंट्री पर ध्यान दिया जाएगा आज के सत्र में क्या निकल कर आती है कंपनी की ओर से। चलिए फटाफट वरुण को जोड़ लेते हैं जो आपको बताएंगे इस समय आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए मिड कैप काउंटर्स में। उनके एक्शन पर पहले एक नजर डालेंगे। वरुण बताइए फटाफट किन स्टॉक्स में हरकत है। देखिए लगातार छठवां ट्रेडिंग सेशन है जहां मिड कैप इंडेक्स में तेजी देखने मिल रही है और ऑलमोस्ट मार्च के बाद पहले बार अब ये 15,000 का लेवल जो है वो छूने जा रहा है। स्टॉक्स स्पेसिफिक बात करें तो सबसे पहले जिनके नतीजे आए वहां देखिए इन्फो एज, नतीजे ठीक ठाक थे, QIP के लिए अप्रूवल दिया, स्टॉक में तेजी है। एजिस लॉजिस्टिक नतीजों के बाद तेजी, लेकिन सुदर्शन केमिकल और AIA इंजीनियरिंग नतीजों के बाद यहां कुछ हद तक गिरावट देखने मिल रही है 2-2.5% के आसपास की। खबरों के चलते देखिए ICICI प्रू, यहाँ गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने जो ICICI बैंक ने स्टेक बेचा वो खरीदा है, तो उसके चलते स्टॉक में तेजी है। नैल्को, आज जो सुबह खबर आई कि एल्यूमिनियम फॉइल्स के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी की बात चल रही है, उससे नैल्को को ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि एल्यूमिनियम से रिलेटेड है इसके लिए स्टॉक में भी तेजी है। और वैसे भी आज PSU स्टॉक्स काफ़ी हरकत में है। ग्लेनमार्क फार्मा कल की तेजी के बाद आज मुनाफा वसूली होती हुई करीब 6.25% के आसपास की गिरावट के साथ। इनफैक्ट ग्लेनमार्क फार्मा को छोड़ दे तो बाकी फार्मा काउंटर्स जो उनमें अच्छी खासी तेजी है। अपने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं सिंजिन तो 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है और स्पार्क आवास का जैकपॉट शेयर भी था। इसके अलावा अगर आप देखें तो बैंकिंग स्टॉक्स यहाँ तेजी, और खासकर PSU बैंकिंग स्पेस में PNB बैंक, यूनियन बैंक, JNK बैंक, इंडियन बैंक को देख लीजिए 11% के आसपास के गेंस यहाँ देखे जा रहे हैं। और तीसरा जो सेक्टर है वो है कंजम्पशन सेक्टर। कंजम्पशन स्टॉक्स में देखिए इमामी 6.5%, कोलगेट, जेफरीज ने आज इनिशिएट किया कवरेज, 1600 के आसपास के टारगेट दिए, उसके बाद इस काउंटर में तेजी। डाबर, गॉडफ्रे फिलिप जैसे काउंटर में भी जम के खरीदारी हो रही है। इन स्टॉक्स के अलावा निपॉन लाइफ, RVNL, जस्ट डायल और पिरामल एंटरप्राइजेस में अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है बेहतरीन वॉल्यूम के साथ। और गिरावट में है EID पैरी, इनफैक्ट कल ही इसने 52 वीक हाई लगाया, आज मुनाफा वसूली है। और ऐसे ही मुनाफा वसूली जो है मुथूट फाइनेंस, सेंचुरी टेक्सटाइल और यूनाइटेड स्पिरिट्स में देखने मिल रही है। तो ये वो सिलेक्टेड काउंटर्स है जहां पे मुनाफा वसूली देखने मिल रही है। बाकी काउंटर्स में अगर आप देखें तो अच्छी खासी खरीदारी देखी जा रही है आज। जी हाँ, मूड तेजी का बना हुआ है और वो एक अच्छा संकेत है। और इसीलिए आप देखिएगा 175 अंकों की बढ़त पर दरअसल मिड कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। शुक्रिया वरुण इस अपडेट के लिए। लेकिन अब फोकस शिफ्ट करते हैं IT कंपनियों पर। देखिए IT कंपनियों के लिए एक नेगेटिव खबर नजर आई और ये आई है अमेरिका की ओर से। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऑर्डर साइन कर दिया है जो ये कहता है कि इस साल के दिसंबर तक H1B वीजास नहीं दिए जाएंगे। इसका क्या इम्पैक्ट होगा भारतीय IT इंडस्ट्री के लिए, जहां पर बड़े पैमाने पर भारत से लोग अमेरिका जाते हैं, H1B वीजास पर काम करते हैं, भारतीय कंपनियों के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करते हैं। हमारे साथ इसी पर एक अपडेट देने के लिए NASSCOM के शिविंदर सिंह साहब जुड़ रहे हैं। ये वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड है ग्लोबल ट्रेड डेवलपमेंट के। शिविंदर, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। देखिए कल परसों से इसकी काफी चर्चा हो रही थी, तो ऐसा आई एम श्योर आप लोगों को NASSCOM पर पता लगा होगा कि अमेरिका इस तरह का कोई कदम उठाने वाला है। इसके इम्प्लीकेशंस क्या रहेंगे और क्या लार्जली आपको लग रहा है ये इस समय इलेक्शन के मद्देनजर अमेरिकी सरकार ने कदम उठाया है? धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। ये जो खबर थी ये अप्रैल में जो पहला प्रोक्लेमेशन आया था उसमें ये निकल के आई थी कि नॉन इमिग्रेंट वीजा पे अगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं वो लगेंगी। और वो जो है वो कल जो है 22 तारीख को जो है शाम में अमेरिकन टाइम पे ये नॉन इमिग्रेंट वीजास पे जो H1B L1s होते हैं उन पे रेस्ट्रिक्शंस आए हैं। और वो रेस्ट्रिक्शंस हैं कि अभी तक जो है वो 31 दिसंबर तक आपने कहा कि वो टेम्पररी वो रेस्ट्रिक्शंस हुए हैं। अब ये जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था है उसको ये नेगेटिवली जरूर इम्पैक्ट करेगी। और अगर आप देखें तो ये हम ही नहीं कह रहे हैं, ये सेनेट जुडिशरी कमेटी के चेयरमैन सेनेटर लिंडजी ग्राहम, इलॉन मस्क हैं, कई लोग जो है वो लोग ट्विटर पे उन्होंने बताया है ये। अब खास बात ये है कि अब इसका जो इम्पैक्ट हो रहा है वो क्यों हो रहा है और ये जो प्रोक्लेमेशन है वो क्यों किया गया है।
ये प्रोक्लेमेशन जो है वो इसलिए किया गया है क्योंकि कहा जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स बढ़े हुए हैं और कोविड-19 की वजह से और इकोनॉमी स्लो हो गई। लेकिन अगर हम देखते हैं तो रियलिटी जो है वो कुछ अलग बताती है कि H1B वीजाज जो होते हैं वो बड़े क्रिटिकल स्किल्स जो है वो गैप को बड़े ब्रिज करते हैं और ये स्किल सेट जो होता है वो डिमांड में है और वो वहां नहीं पाया जाता है, इसलिए वो जाते हैं और इसलिए इकोनॉमी को वो कॉम्पिटिटिव बनाते हैं। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है कंप्यूटर ऑक्यूपेशन का, जिसमें ज्यादातर H1Bs आते हैं, उनका घट रहा है अनएम्प्लॉयमेंट। सो जनवरी में वो 3% था, वो घट के 2.5% हो गया मई में, जबकि दूसरे ऑक्यूपेशंस का अनएम्प्लॉयमेंट 4% से 13.5% हो गया। और आज के दिन में 625,000 जॉब वैकेंसीज कंप्यूटर ऑक्यूपेशन में हैं और इसी में H1Bs ज्यादातर आते हैं। तो अगर ये आप देखते हैं स्टेटिस्टिक, तो इससे ये बड़ा क्लियरली पता चलता है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो वजह नहीं है इस केस में, बिकॉज डिमांड जो है वो अभी भी सप्लाई को काफी आउटस्टेप कर रहा है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात और भी पॉइंट टेकन, लेकिन आप मुझे ये बताइए, भारतीय आईटी कंपनियां और आप देखिए H1B वीजाज भारतीयों को 70% भारतीयों का हाथ लगता है क्योंकि उतनी डिमांड है उन कर्मचारियों की। उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगले 6 महीनों के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि दिसंबर तक अब नए वीजाज नहीं दिए जाएंगे। क्या भारतीय आईटी कंपनियां इसे अब्सॉर्ब कर पाएंगी? हमने देखा है नॉर्मली इस कोविड के चलते वैसे भी ज्यादातर लोगों के लिए आगे के प्लान्स स्टैंड स्टिल पर आ गए हैं। इम्पैक्ट क्या होगा इंडियन आईटी इंडस्ट्री पर इसका? तो ये इंडियन आईटी इंडस्ट्री जब आप कहती हैं तो ये सारी दुनिया की आईटी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट होता है। तो इंडियन आईटी इंडस्ट्री का मतलब है जो इंडिया में हेडक्वार्टर्ड कंपनी है और जो यूएस कंपनीज हैं, बिकॉज दोनों जो है वो H1B वीजाज लेती है, जो 65,000 कैप H1B वीजाज की हम बात करें तो अब जो है वो भी फिलहाल जो है वो अक्टूबर 1 में ये सीजन था जिसमें कि नया H1Bs जो थे वो शुरू हो रहे थे, जो 65,000 हम जिसकी बात करते हैं, और वो अभी दिसंबर तक जो है वो स्थगित है। अब देखना हमको ये है कि अब इन कंपनीज जो है अभी यहाँ पे जो वीजा होल्डर्स हैं करेंटली, जो वहां से ट्रैवल करके भी आए हैं वो वापस जा सकते हैं। जो वहां पे वीजा होल्डर्स ऑलरेडी हैं H1B वीजा होल्डर्स, जिनका एक्सटेंशन ड्यू है, वो वहां एक्सटेंशन करा सकते हैं। तो अभी फिलहाल जो है वो लिमिटेड जो है वो हमें ये देखना होगा कि जो दिसंबर तक लिमिट क्या है, और वो 65,000 में जितने वीजाज अमेरिकन कंपनीज या इंडियन कंपनीज ले रही हैं उतने लोग अभी जा नहीं पाएंगे। उसके बेसिस पे अब वो बिजनेस मॉडल को कैसे चेंज करेंगे, क्या नई चीजें लाएंगे, क्या ऑफशोरिंग बढ़ेगा, ये सब चीजें जो है ये आज पता चला है। अब इन सब चीजों को मद्देनजर रख करके कंपनियां जो है अपना प्रोग्राम और प्लान बनाएंगी। एक चीज और मैं अब बहुत जरूरी कहना चाहता हूं कि जब ये नंबर्स हमारे घट भी गए हैं, लेकिन जो H1B वीजा होते हैं, जैसे वहां टीम्स बनती हैं, तो लोकल हायर्स होते हैं और H1B होते हैं, मिलकर एक टीम बनती है। अब और H1B नए नहीं जा पाएंगे तो वो टीम्स जो है वो इम्पैक्ट होती हैं। तो अब उन लोगों को जो है लोकल हायरिंग जो इतनी बढ़ रही थी उसमें भी इम्पैक्ट होता है अगर यहाँ से लोग नहीं जा पाएंगे, बिकॉज वो टीम्स पूरी फुलफिल करते हैं। तो ये अभी देखते हैं कि क्या होता है। बट अभी जो है वो दिसंबर तक पता है, और जो नए वीजा हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल है। अब इसका जो है वो कंपनीज जो है अपना फॉर्मुलेट करेंगी स्ट्रेटजी और आगे का प्लान बताएंगे। कंपनियों को अपने ओवरऑल आउटलुक को बदलना शायद पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया शिविंदर सिंह हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो नैस्कॉम एक पर्सपेक्टिव यहाँ पर दे रहा है कि जी हाँ, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, कंपनी को अपने काम और कामकाज के तरीकों को बदलना पड़ेगा। शायद ऑफशोरिंग ज्यादा होती हुई दिखाई देगी, यानी कि भारत से ज्यादा काम होता हुआ दिखाई देगा। ऑन साइट काम खासतौर से उन अमेरिकी क्लाइंट्स के लिए कम हो सकता है। याद रखिएगा TCS 40 to 50% अपने कर्मचारियों को देता है H1B वीजा, या फिर H1B वीजा को का एक्सपोजर इतना है। TCS और इन्फोसिस का सबसे ज्यादा है, विप्रो HCL टेक का 30 से 35% है। हालांकि इन स्टॉक्स में एक बहुत तगड़ी रिकवरी आज के सत्र में देखने को मिली है। काबा साहब, वेरी क्विकली, इन्फोसिस और TCS अगर एक ट्रेड लेना हो, दोनों में से बेहतर ट्रेड क्या दिख रहा है आपको?
इन्फोसिस तो मुझे अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया बेस बना हुआ है, 700 के करीब, 705 के करीब बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। इनफैक्ट 710 का स्टॉप अगर चले तो यहाँ पर ट्रेड बनता है 740 के लिए। रही बात टीसीएस की, यहाँ पर लगता है कि बेहतर ट्रेड आई थिंक इन्फोसिस रहेगा। ओके, इन्फोसिस एक बेटर ट्रेड दिख रहा है जो इस समय करीब करीब 720 पर कर रहा है कारोबार। चले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आगे माफ कीजिएगा सुमित जुड़ेंगे जो आपको बताएंगे कल जो नतीजे आने वाले हैं, खासतौर से कैनरा बैंक, इंडिया सीमेंट, यूनाइटेड ब्रूरीज, क्या उम्मीद कर रहा है मार्केट। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र। भारतीय बाजारों में आज फिर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे स्टॉक्स की बात की जाए जो कल भी एक्शन में रहेंगे और इनके नतीजे आने वाले हैं। कैनरा बैंक, इंडिया सीमेंट और साथ ही साथ यूनाइटेड ब्रूरीज। और इंडिया सीमेंट में हमने देखा है लगातार जो डिस्क्लोजर्स आ रहे हैं, दिग्गज निवेशक राधाकिशन दमानी ने अपनी हिस्सेदारी यहां पर बढ़ाई है, लेकिन कंपनी की ओर से परफॉर्मेंस कैसा रहेगा Q4 का। सुमित ने इनफैक्ट कुछ डेटा क्रंचिंग की है। सुमित, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट? शुक्रिया अर्शिता। देखिए कल एक रिजल्ट हैवी डे है, इसमें मिड कैप के भी कई नंबर्स हैं और फ्रंट लाइन के भी काफ़ी नंबर्स हैं। बात करेंगे इंडिया सीमेंट्स की, अनुमान लगाया जा रहा है करीब करीब 14% एक डिक्लाइन कंपनी की आय में आ सकता है। रफली 2 से 2.5% ऑपरेटिंग मुनाफा टूट सकता है और मुनाफे में भी 16-16.5% के आसपास एक डिक्लाइन रहेगा। इम्पैक्ट ओवरऑल वॉल्यूम का रहेगा, 12% के एक डिक्लाइन की बात वॉल्यूम में की जा रही है, जिसकी वजह से नंबर्स में प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन साथ साथ कंपनी ने प्राइस हाइक भी किया था, तो कुछ हद तक वो सेट ऑफ हुआ है, इसीलिए बीटा पे इतना इम्पैक्ट नहीं है जितना मुनाफे और वॉल्यूम्स के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ओवरऑल नंबर सबड्यूड से ही रहेंगे, सीक्वेंशियली नंबर थोड़े ठीक रहेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, नीचे से शेयर बहुत चल चुका है, तो कुछ भी कहना मुश्किल है कि शेयर में रिएक्शन किस तरह से आता हुआ दिखाई पड़ेगा। दूसरी तरफ नंबर है यूनाइटेड ब्रिवरीज के। यूनाइटेड ब्रिवरीज को लेकर Q-on-Q ज़्यादा रिलेवेंट दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी बेस्ड कंपनी है। 3-3.5% के आसपास की आय बढ़ने का अनुमान है। सीधे सीधे करीब 38% इनके ऑपरेटिंग मुनाफे में एक डिक्लाइन का अनुमान लगाया जा रहा है और 62% इनके मुनाफे में डिक्लाइन का अनुमान पिछले तिमाही के मुकाबले लगाया जा रहा है। वजह साफ है, कोविड-19 के चलते इनकी जो कंजम्पशन डिमांड है वो स्टीपली गिरी थी, क्योंकि रेस्टोरेंट्स और बाकी जो पब्स एंड ऑल हैं वो बंद रहते हैं, तो उसकी वजह से इनके ऊपर इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा। और साथ साथ इन्होंने जो एक प्राइस मिक्स था उनके फेवर में था, इसलिए EBITDA पर उतना इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन ओवरऑल नंबर इनके बहुत प्रेशर में आने का अनुमान है। यहाँ भी शेयर 950 से चल चुका है और 1000 रुपये के ऊपर आ चुका है, तो अब कितना मूव के बाद कितना जस्टिफाइबल है इस पर नजर रखें। तीसरा नंबर है केनरा बैंक का। केनरा बैंक के केस में ये घाटे से मुनाफे में आ सकता है। अगर साल दर साल देखें 550 करोड़ घाटा, तो उसके मुकाबले मुनाफे में आएंगे। लेकिन आय फ्रंट पे 7-7.5% का एक डिक्लाइन है। लो बेस की वजह से नंबर्स ठीक दिख रहे हैं और असेट क्वालिटी वाइज एक स्टेबल सेट ऑफ असेट क्वालिटी होगी, यानी NPA 8.4 से गिरकर 8%, ग्रॉस NPA होंगे और नेट NPA भी करीब करीब 5% से डिक्लाइन होकर 4.7% के आसपास आएंगे। तो कुछ हद तक PSU बैंकिंग के नंबर ठीक ठाक ही बोल रहे हैं मार्केट, उसी की तर्ज पे इसके भी नंबर आने वाले हैं। लेकिन तीनों ही बैंक कंपनियों के केस में कमेंट्री किस तरह की रहती है कोविड-19 को लेकर, उस पर जरूर नजर रखनी होगी। कोविड-19 की कमेंट्री क्या रहती है उस पर ध्यान दिया जाएगा और कैनरा बैंक ऑफ कोर्स मॉरेटोरियम के पर्सपेक्टिव से क्या पिक्चर पेंट करता है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। कैनरा बैंक का स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आज है करीब 2-2.5% ऊपर और गाबा साहब इस हफ्ते देखिए फ्लेवर सरकारी बैंक ही हैं। क्या सलाह होगी कैनरा बैंक पर, क्या कोई ट्रेड है? एक्चुअली मैं सोच रहा था कैनरा बैंक देने के लिए आज के शो के लिए, लेकिन मैंने विड्रॉ कर लिया क्योंकि लोअर लेवल्स 100 से बाउंस मिला है, बहुत बढ़िया है, अपमूव ऑन है, लेकिन थोड़ा स्ट्रेच हो चुका है, थोड़ा अनस्ट्रेचिंग होता है। 110 के आसपास मिल जाता तो देने की जरूरत है। मुझे लगता है 120 के पार चला जाएगा, मैटर ऑफ टाइम कैनरा बैंक। ओके, तो 120 की तैयारी करता हुआ ये काउंटर और डेज हाई के आसपास ही है। डेज हाई 115.75 का था, 114.25 के लेवल्स पर ये स्टॉक इस समय कर रहा है ट्रेड। फर्टिलाइजर कंपनियों पर ध्यान रखिए, वहां पर नई तेजी देखने को मिल रही है। दीपक फर्टिलाइजर एंड द लाइक्स, मद्रास फर्टिलाइजर जैसे स्टॉक्स, इन सब में एक बहुत तगड़ा रुझान तेजी का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। गाबा साहब, इनफैक्ट अगर आपके पास चार्ट खुले हों फर्टिलाइजर कंपनियों के तो बताइए, दीपक मद्रास में क्या कुछ मौका है? दीपक फर्टिलाइजर की बात करें तो यस, मुझे लगता है कि अपमूव मिल सकता है। 115 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ऑन द अपसाइड कुछ 125 का टारगेट मुझे नजर आता है। थोड़ा वक्त लगेगा, लेने की जगह भी अच्छी है, सिर्फ 116 को स्टॉप लगाकर चले तो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। रही बात मद्रास फर्टिलाइजर की, वेल यस, मद्रास फर्टिलाइजर का चार्ट भी मिल गया मुझे, लेकिन दोनों में से अगर मुझे एक लेना हो तो मैं दीपक में डेफिनेटली दाव लगाऊंगा।
दीपक इनफैक्ट एक ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी दिखाएगा और मद्रास में देखिए मौका नहीं है, 5% के अपर सर्किट पर बैठ ही गया है, तो 125 की तैयारी आप कह रहे हैं दीपक फर्टिलाइजर आगे कर रहा है। देखिए बात करते करते 119 के लेवल्स आ ही गए हैं। जीएसएफसी में भी नई तेजी और 5% ऊपर ये स्टॉक का, 3% ऊपर ये स्टॉक इस समय ट्रेड में, तो काफी तगड़ा एक्शन इन फर्टिलाइजर कंपनियों में जरूर देखने को मिला है। चलिए गाबा साहब आपसे इजाजत लेंगे, लेकिन जाते जाते खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट भी हमारे दर्शकों को दे दे। इस हफ्ते राजा वेंकटरमन, विकास सालोंके और आशीष कयाल के बीच मुकाबला है और इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया है, यानी कि जो ट्रेड सुबह में दिए थे उनको होल्ड करके बैठे हुए हैं और ओवरऑल रिटर्न्स के मामले में कौन कहां पहुंचा है ये आपको बता देते हैं। तो राजा सुबह में करीब 9% प्लस के रिटर्न्स कमा रहे थे, अब इनका रिटर्न लगभग 12% का हो गया, 11.8793%। चलिए ये है इनका रिटर्न। विकास सालोंके 1.21% के रिटर्न्स पर बैठे हैं और आशीष 2% से ज्यादा के रिटर्न्स इस समय कर रहे हैं एंजॉय। तो ये है अब तक का परफॉर्मेंस, आगे कोई भी बदलाव होगा तो हम आपको देंगे एक अपडेट। चलिए वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद एक्शन बाजार में भरपूर है, उस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी, साथ ही नो योर कंपनी लेकर आएंगे आशीष ब्रेक के ठीक बाद।